So, hello everyone, a very warm welcome to the day 11th of our History Sutra NCERT series. And in this lecture, we will continue from the Britishers' point of view और किस तरह से हमारे देश को आज़ाद करवाया गया था ब्रिटिशर्स की गुलामी से, उसके बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर है महात्मा गांधी के बारे में कि वो किस तरह से साउथ अफ्रीका से बहुत सारी आइडियाज़ को, बहुत सारे नॉन वायलेंस के प्रोजेक्ट्स को सीख के आए, एक्सपेरिमेंट करके आए और फिर उन्होंने इंडिया के अंदर आके अपने इन प्रोजेक्ट्स को चलाया दैट वी कॉल एज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। और अल्टीमेटली ये जो पूरा सफर था महात्मा गांधी का, हमें किस तरह से नेशनल मूवमेंट की तरफ और नेशनल इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाएगा। तो ये पूरा चैप्टर उस चीज के बारे में है। Before we start reading the experiments of Mahatma Gandhi in India, we first need to understand कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया। अब अगर आपने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा दैट ही वाज अ बैरिस्टर, ही वाज अ लॉयर एंड अपनी लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए ही वो साउथ अफ्रीका गए थे। एक इंसान है जिसका नाम है दादा अब्दुल्ला, तो वो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर गए थे क्योंकि उन्हें अपने राइट्स नहीं दिए जा रहे थे साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा। तो व्हेन ही went over there to South Africa, so one of the things that he witnessed over there was that कि यहाँ पर inequality, यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन बहुत है और साउथ इंडियंस को, साउथ ईस्ट एशियन लोगों को बहुत ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, उनसे गुलामी करवाई जा रही है अलग अलग रूप से और उसके खिलाफ उनको कोई बेसिक ह्यूमन राइट्स जैसी चीजें नहीं प्रोवाइड की जा रही। नाउ महात्मा गांधी इज अ पर्सन हु हैज स्टडीड इन इंग्लैंड, तो उन्होंने पूरा डेवलप कंसेप्ट देखा है, नोशन देखा है इक्वालिटी का, ह्यूमन राइट्स का। तो वो साउथ अफ्रीका के अंदर भी इंडियंस के लिए और बाकी साउथ ईस्ट एशियंस के लिए वही सेम चीज चाहेंगे। तो वहां पर वो अपने सत्याग्रह के कंसेप्ट्स को यूज करना शुरू करेंगे, हंगर स्ट्राइक यूज करना शुरू करेंगे और वहां से वो एक सर्टेन लीडर की तरह निकल के आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी शुरू से ही लीडर थे, पहले वो एक सिंपल लॉयर की तरह काम करते थे। दैट आफ्टरवर्ड जब उन्होंने इन सारे प्रैक्टिसेस को करना शुरू किया और उन्होंने देखा कि इसका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, तो अल्टीमेटली एक इंडियन बिल पास हुआ था 1915 के अंदर। जब वो इंडिया के अंदर वापस आएंगे साउथ अफ्रीका से, वहां पर उन लोगों की डिमांड्स को रेज करके उन लोगों को अपना हक दिलवा के, तो उनको लगा कि अब इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को मुझे अपने देश में जाके करना चाहिए और अपने देश की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। सो 1915 में वो वापस आएंगे इंडिया के अंदर। फॉर द फर्स्ट 2 to 3 years उनके जो पॉलिटिकल गुरु हैं महात्मा गांधी के, जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, तो उनके द्वारा महात्मा गांधी को एडवाइस किया गया कि अगर आप जाते ही किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, किसी एसोसिएशन के साथ, किसी पार्टी के साथ जुड़ जाओगे तो आप उस पार्टी तक ही सीमित रह जाओगे, आप उससे बाहर कभी भी नहीं सोच पाओगे। सो योर फर्स्ट वर्क इज टू रोम अराउंड द कंट्री, कि आप पूरे कंट्री के अंदर घूमिए, आप उसकी जरूरतों के बारे में समझिए, क्या दुख तकलीफ है लोगों की उसके बारे में समझिए, तब अपना कोई प्लान बनाइएगा कि मैं इस तरह से प्रोसीड करूंगा। पहले उस चीज को समझिए। उसी वजह से पहले 2 साल के लिए वो घूमेंगे पूरे इंडिया में, फिर अपने नोवल एक्सपेरिमेंट्स को छोटे लेवल के ऊपर करना शुरू करेंगे, जिसको हम चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, इन सब नाम के थ्रू जानते हैं। अब इन सब चीजों के बाद वो पहला अपना बड़ा ऑल इंडिया मूवमेंट शुरू करेंगे, जिसको हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करना। उनको ये एहसास दिलवाना है कि अगर हम जोर लगाएंगे, अगर हम सत्याग्रह के रास्ते के ऊपर चलेंगे, तो वॉयलेंस के बिना भी हम उनको अपने देश से बाहर कर सकते हैं। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि उनसे छुटकारा चाहिए, उनसे आजादी चाहिए, तो आपको यहां पर यह भी ध्यान में होना चाहिए कि जो हमारा आजादी का कंसेप्ट है, द नोशन ऑफ इंडिपेंडेंस दैट वी हैड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड वाज नॉट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बट रादर इट वाज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कि हमें स्वराज्य चाहिए, कि अपना सेल्फ रूल चाहिए। आप हमारे ओवरलॉर्ड, हमारे गॉडफादर बन के बैठ सकते हो, पर हमें अपने देश को अपने हिसाब से चलाने दो। आप हमारे ऊपर रूल रेगुलेशन कुछ भी लगा सकते हो, कि ये ना हो कि जैसे मान लीजिए आपका कोई घर हो, आप अपने घर को अपने हिसाब से चलाना चाहोगे, कल को कोई आके आपके घर के ऊपर कब्जा करते और ये कहे कि ये मेरे हिसाब से सारा चलेगा, तो आप इफेक्टिवली लास्ट में क्या कहोगे कि हमें अपने घर को अपने हिसाब से चलाने दीजिए, आप हमें कुछ भी ऑर्डर वगैरह दे सकते हो पर हमारे घर से बाहर चले जाइए। उस तरह का कंसेप्ट है कि इनिशियली वो स्वराज्य, सेल्फ रूल का कंसेप्ट था और विद द टाइम ये चेंज होगा टू द पॉइंट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जब इस पूरे मूवमेंट के अंदर बहुत सारे लोग जुड़ते जाएंगे, अलग अलग विचारधाराएं आ जाएंगी। पूरी दुनिया का जब पॉलिटिकल रुख बदलेगा, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 होगा, वर्ल्ड वॉर 2 होगा, उसके बीच में सोशलिज्म आ जाएगा, रशियन रेवोल्यूशन होगी, उससे सोशलिज्म का प्रभाव पड़ेगा। तो जब आप इस इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ते हो, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसमें पैटर्न्स या फिर नोशंस कैसे चेंज होते हैं।
ग्लोबल डेवलपमेंट्स की वजह से इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल जब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके पहले खिलाफत मूवमेंट आती है। अब ये जो खिलाफत या फिर खलीफा का मुद्दा है वो टर्की का है, हमारे इंडिया का नहीं था। कि वहां पर जो इस्लाम धर्म का नोशनल हेड खलीफा बैठता है, उससे पूरी उसकी टेरिटरीज छीन ली गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, जब टर्की हार गया था ब्रिटेन के हाथों में। तो उसके बाद इंडिया के अंदर एक मूवमेंट शुरू होगी मुस्लिम्स के द्वारा कि हमारे खलीफा को, हमारे रिलीजियस हेड को उसकी टेरिटरीज वापस की जाए, क्योंकि अब वर्ल्ड वॉर के अंदर किसी रिलीजियस टेरिटरी को अनेक्स या एक्वायर नहीं कर सकते। तो वहां से मुद्दा शुरू हुआ। विद द टाइम हमने इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बना दिया, सारे लोग इकट्ठे हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ हमने एक तरह का मूवमेंट निकाला। तो उसके बारे में यहाँ पर इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बात होगी। फिर हमारे अगला इंपॉर्टेंट मूवमेंट आएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पैन इंडिया मूवमेंट, जहां पर सॉल्ट विल बी चूजन एज द मीडियम। सॉल्ट को क्यों चूज किया गया, सॉल्ट को क्यों बना, क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर आप अगर लोकली प्रोड्यूस सॉल्ट को लोगे, मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी भी नदी में जाइए हमारे इंडिया के अंदर आपको सॉल्ट मिल जाएगा सी बेड के ऊपर। तो ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर भी मोनोपोली लगाई हुई थी कि हमारा जो देश एक सॉल्ट सरप्लस देश है, कि हमें बाहर से सॉल्ट की जरूरत नहीं है। फिर भी ब्रिटिशर्स ने उसी सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करके मॉडिफाई करके हमें बेचा ताकि वो यहां से पैसा कमा सके। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा कि सॉल्ट एक ऐसे कमोडिटी है जो गरीब को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए, मेल को चाहिए, फीमेल को चाहिए। तो उन्होंने सॉल्ट को चूज किया और इससे फायदा क्या हुआ। अब सिंस सॉल्ट इज द मोस्ट कॉमन आइटम ऑफ द किचन, और किचन के अंदर कौन रहेगा, वुमेन रहेगी, तो वुमेन ने भी इस मास मूवमेंट्स के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट किया। तो एक एवर लास्टिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत बड़ा हो गया। यहां पर आपको महात्मा गांधी के बारे में भी समझ में आएगा कि वो मूवमेंट किसी भी तरह से शुरू कर सकते थे, बट ही चोज दिस मीडियम ऑफ सॉल्ट ताकि ज्यादातर लोग जुड़ सके इस पूरे नेशनल मूवमेंट के साथ। क्योंकि जितना बड़ा मूवमेंट होगा उतना ही हमें फायदा होगा, क्योंकि जब आप वायलेंट मूवमेंट को लेके चल रहे हो तो उसमें कम लोग भी चल जाएंगे। जब आप नॉन वायलेंट सत्याग्रह के मूवमेंट को लेके चल रहे हो तो आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है स्ट्रेंथ ऑफ द मासेस। तो आपके साथ जितने लोग होंगे आप उतना ही आगे जाओगे, आप अपनी मूवमेंट को उतना ही बड़ा कर सकोगे। सो ओवर हियर वन ऑफ द रिमार्केबल फीचर्स ऑफ महात्मा गांधी इज बीइंग डिस्प्लेड, दैट हाउ ही टुक आउट दिस मूवमेंट, और कहां से शुरू करा, किस तरह से किया। अब जब आप इस पूरे टाइम पीरियड्स को पढ़ते हो तो आपको महात्मा गांधी एज अ पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ अच्छा समझ में आएगा, बहुत कुछ ये समझ में आएगा कि अच्छा नहीं किया, गलतियां की। तो आपका परसेप्शन ये होना चाहिए कि वो इंसान भगवान नहीं था। हमारा जो नोशन है वो यही है कि हम किसी इंसान को या तो भगवान देखते हैं या फिर डेविल देखते हैं। पर अगर हम खुद की बात करें, हम में बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ बुरा होगा, तो इस हिसाब से हमेशा देखने की, समझने की कोशिश करना। सो यू विल बी एबल टू गेट द बेस्ट मैक्सिमम आउट ऑफ इट। एंड देन अल्टीमेटली अगला मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके बाद जो पूरा प्रोसेस है इंडियन इंडिपेंडेंस का वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर शुरू हो गया। डू और डाई का नारा आपने सुना होगा, करो या मरो या कर दो, उस तरह का पूरा कंसेप्ट है। जिसकी वजह से अल्टीमेटली प्रेशर बनने की वजह से 1947 के अंदर अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को छोड़ के जाएंगे एंड वी विल बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस। एंड रफली दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ, कहां से, स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ स्टोन एज, जो लाखों साल पहले की जर्नी हमने 1947 तक आके खत्म की। एंड दिस इन अ नटशेल फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ योर हिस्ट्री, जो प्रीलिम्स में पूछी जाती है, एशियन, मिडेवल और मॉडर्न। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री और आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है 1947 के बाद, वो आपका मेंस का सिलेबस है। पर आपको अभी के लिए जो मेजर रिलायंस, जो आपको मेजर फोकस करना है, दैट शुड बी ऑन एशियंट हिस्ट्री टिल मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स के अंदर आएगी। एंड आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, हर चीज आपको एक्सप्लेन की गई है। देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू नीड टू डू, दैट इज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद कंवल बवेजा। You will find the surplus and the ample amount of history resources that you will require for this UPSC examination. एंड आई होप कि आपको इस पूरे हिस्ट्री की सीरीज से आपको चीजें समझने में फायदा मिला होगा, कि चीजों को देखना, पढ़ना, समझना किस तरह से है, बिकॉज दैट इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, फॉर दिस लास्ट लेक्चर। थैंक यू सो वेरी मच, और अगली बार किसी सीरीज के अंदर मिलेंगे। धन्यवाद।